गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं धीरेन्द्र शुक्ला, बायोलॉजी टीचर। आज हम आप सबको जीवों में जनन टॉपिक पढ़ाएंगे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। संसार में बहुत सारे जीव होते हैं जिनका उम्र की एक अवधि होती है, लेकिन वो जीव लगातार इस पृथ्वी पर निवास करते रहते हैं। ये कैसे होता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं जीवन अवधि क्या होती है। जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। जैसे कोई मनुष्य ले लीजिए, उसका जन्म हुआ और वो जीता है 60 साल 70 साल जीता है, तो उसके जन्म से लेकर 0 वर्ष से लेकर और उसके 70 वर्ष तक के उम्र को, इनके बीच जो उम्र होगी इसको हम कहेंगे जीवन अवधि। तो उस व्यक्ति का, उस मनुष्य का जीवन अवधि हुआ 70 वर्ष हुआ। लेकिन कोई जीव 70 वर्ष जीता है तब भी उसके वंश आगे बढ़ते रहते हैं। और वंश जब आगे बढ़ते रहते तो ऐसा क्यों होता है कि उसके वंश आगे बढ़ते रहते हैं? जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य की उम्र 70 वर्ष हुई तो 70 वर्ष के बाद उस मनुष्य का वंश समाप्त हो जाए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई मनुष्य 70 साल जीता है तो उसके बाद उसके भी बच्चे आगे बढ़ते रहते। उसकी उम्र 70 80 साल 60 साल जैसे उसके बच्चे होते हैं। इस प्रकार के उसके वंश आगे बढ़ते रहते हैं। और वंश बढ़ते क्यों रहते हैं? क्योंकि हर जीवों में जनन की प्रक्रिया होती है, और जनन की प्रक्रिया जब होगी तो उसके वंश लगातार इस प्रकृति में निवास करते रहेंगे, वो आगे बढ़ते रहेंगे। अब जनन क्या होता है? जनन कैसे हम जानते हैं? कैसे जनन होता है? जनन किसे कहते हैं? तो अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। अपने समान मनुष्य है तो मनुष्य अपने समान संतति को उत्पन्न करेगा। पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे अपने समान संतान को उत्पन्न करेंगे। कुत्ते हैं तो कुत्ते अपने समान संतान को उत्पन्न करेंगे। कोई भी जाति है, वो जाति अपने ही समान संतान को उत्पन्न करेगा। कोई भी जात किसी दूसरे जाति के संतान को उत्पन्न नहीं करेगा, केवल अपने ही समान संतानों को उत्पन्न करेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, जनन क्या है? अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। अब जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इसमें 2 जीवों की जरूरत नहीं होती है, इसमें 1 जीवों की जरूरत होती है। एकल जीव द्वारा, इसको हम कैसे कह सकते हैं लैंगिक जनन को? एकल जीव द्वारा अपने समान उत्पन्न किए गए संतान को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। एकल जीव, केवल 1 जीव, इसमें नर और मादा की जरूरत नहीं होगी, केवल एक ही जीव होगा। उस जीवों द्वारा उत्पन्न संतान को हम कहते हैं अलैंगिक जनन कहते हैं। अब अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान को हम क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। और क्लोन क्यों कहते हैं? क्योंकि नोट करने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतान अपने जनक के समान होती है। जैसे वो
जनक होगा, जिस गुण का वो जनक होगा वैसे ही उसके द्वारा उत्पन्न किए गए संतान में भी वैसे गुण पाया जाएगा। जैसे अमीबा है, अमीबा में एक जनन होता है अलैंगिक जनन, आगे आपको बताएंगे। इसमें क्या होता है कि जो केंद्रक होते हैं आपस में टूटते हैं और नया जीव उधर और नया जीव इधर बनता है। नया जीव बीच से केंद्रक बढ़ता है, टूटता है, एक जीव इधर हो जाता है, एक जीव इधर हो जाता है। अब जो भी ये जीव दोनों अलग होंगे वो अपने जनक के समान, जो पुराना अमीबा था उसी पुराने अमीबे के समान ही वो जनक होगा। इसलिए हम इसको क्लोन कहते हैं कि नया जीव अपने समान जीवों के समान ही होगा। जैसे कोई जीव है, इसमें पाया गया डीएनए, जब इसमें कोशिका विभाजन होगा, ये अलग होंगे, तो इसी का आधा डीएनए इधर पहुंच जाएगा, आधा डीएनए इधर पहुंचेगा। अब जो संतत उत्पन्न होगी वो संतत अपने जनक के ही समान होगी। जैसा गुण इसमें था वैसे गुण इसमें होगा, इसमें होगा। तो इस प्रकार दो जनक अलग होंगे। ये था अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन आप लोगों ने समझ लिया। अब लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मकों के संलयन के उपरांत जो नए संतान उत्पन्न होते हैं उनको हम कहते हैं लैंगिक जनन। जैसे दो संतान हैं, दो जीव हैं, एक ही जात के दो जीव। हम ऐसे भी परिभाषा दे सकते हैं, एक ही जात के दो जीवों के बीच जनन की प्रक्रिया को हम लैंगिक जनन कहते हैं। और इनसे उत्पन्न होने वाले संतानों में विभिन्नताएं पाई जाती। क्या पाई जाती हैं? विभिन्नताएं पाई जाती हैं। क्यों ऐसा होता है? विभिन्नताएं क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसमें दो जीव होंगे, नर होंगे और मादा होंगे, और नर में जो गुण होगा अलग गुण होंगे, मादा में अलग गुण होंगे। इसमें डीएनए अलग पाया जाएगा, मादा में डीएनए अलग प्रकार का पाया जाएगा। नर युग्मक को हम कहते हैं शुक्राणु और मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु। अब इनके निषेचन, इनके संलयन से, इनका संलयन हुआ और संलयन के बाद युग्मनज का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? युग्मनज का निर्माण हुआ। संतत की उत्पन्न हुई, और जो संतत उत्पन्न हुई उसका कुछ गुण 50% गुण इस नर का, 50% गुण मादा का होगा। तो जो संतान होगी वो उसमें विभिन्नताएं पाई जाएंगी। इसके भी गुण पाए जाएंगे, इसके भी गुण पाए जाएंगे, ये और जो संतत होगी उसमें विभिन्नताएं पाई जाएंगी। इसलिए हम कहते हैं कि लैंगिक प्रजनन के द्वारा उत्पन्न हुई संतान में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो लैंगिक जनन किससे कहते हैं? दो जीव, एक ही जात के दो जीवों के संलयन के द्वारा उत्पन्न हुई संतान को हम कहते हैं लैंगिक जनन कहते हैं। ये तो बात हुई लैंगिक जनन की। अब अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन आपने पढ़ा, अलैंगिक जनन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक जनन और कृत्रिम जनन। प्राकृतिक जनन और कृत्रिम जनन। प्राकृतिक जनन क्या है? जनन की वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप न हो और कोई एकल जीव
अपने समान संतान की उत्पत्ति कर दे, उसको हम कहते हैं प्राकृतिक जनन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, एकल जीव द्वारा जब किसी मनुष्य का कोई हस्तक्षेप न हो तो उत्पन्न हुए संतति को हम, जो उत्पन्न हुई संतति होगी वो प्राकृतिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई। कृत्रिम जनन क्या है? कृत्रिम जनन एकल जीव द्वारा, एकल जीव में मनुष्यों के हस्तक्षेप से उत्पन्न हुए संतति को हम कृत्रिम जनन कहते हैं। अब प्राकृतिक जनन, अलैंगिक प्राकृतिक जनन जो होता है वो पादप में भी पाया जाता है और जंतु में भी पाया जाता है। पादप में भी और जंतु में भी। और पादप में कैसे पाया जाता है? मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। आपने देखा होगा कि आलू को हम सीधे बो देते हैं और उनसे नई संतति, नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कंद। आलू ऐसे होता है, इसमें पाए जाते हैं अखोए, इसमें पाए जाते हैं अखोए पाए जाते हैं। इन जो कलिकाएं होती हैं, यहाँ से कलिकाएं निकलती हैं और नए पौधों का उत्पन्न करती हैं। ये हुआ गया कंद। प्रकंद जैसे अदरक, घनकंद जैसे जिमीकंद, ये सब जो होते हैं ये प्राकृतिक अलैंगिक जनन के द्वारा नए संतति को उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार जंतुओं में भी अलैंगिक जनन होता है। इसमें द्विखंडन अभी आपको बता रहे थे। अमीबा केंद्रक पाया जाता है। जब धीरे धीरे कोई अमीबा पुराना हो जाता है तो वो अपने में जनन की क्रिया करता है। क्या करता है कि धीरे धीरे इसके केंद्रक में सिकुड़न आने लगती है। और सिकुड़न आने लगती है तो धीरे धीरे ये केंद्रक टूट करके ध्रुवों की ओर भगने लगते हैं। आधे केंद्रक इधर और इधर भगने लगते हैं और बीच से टूट करके दो नए अमीबा का निर्माण कर लेते हैं और ये संतत अमीबा हो जाते हैं, नए अमीबे हो जाते हैं और प्रकृति में अपना निवास करने लगते हैं। इसी प्रकार अमीबा का जीवन चलता रहता है। अमीबा को हम कहते हैं अमरत्व प्राणी। ये कभी प्राकृतिक रूप से मरता नहीं है। अपने आप कहीं कुचल दो, दबा दो, मर सकता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से ये मरता नहीं, इसलिए इसको कहते हैं अमरत्व प्राणी। फिर आता है पुटी भवन। पुटी भवन क्या है? अमीबा विपरीत परिस्थितियों में अपने चारों ओर कुछ शिष्ट का निर्माण कर लेते हैं। शिष्ट का निर्माण कर लेते हैं। विपरीत परिस्थितियों में जब अमीबा अपने चारों ओर शिष्ट का निर्माण कर लेते हैं और जो वो शिष्ट का निर्माण हुआ उसी को हम कहते हैं पुटी भवन कहते हैं। बीजाणु जनन। पुटी भवन होने के बाद पुटी भवन होने के बाद बीच में बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। धीरे धीरे ये खोल टूटते हैं, फट जाते हैं और बीजाणु बाहर निकल करके नए जीवों को उत्पन्न कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं बीजाणु जनन। बीजाणु जनन कहते हैं। पुनरुद्ध भवन नेक्स्ट होता है। पुनरुद्ध भवन जैसे हाइड्रा में पुनरुद्ध भवन की क्रिया होती है। क्या होता है कि हाइड्रा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, खंडित हो जाता है और
प्रत्येक खंड नए जीवों का निर्माण कर लेते हैं, जिनको हम कहते हैं पुटी भ्रूण कहते हैं। आज आप लोग अलैंगिक जनन की प्राकृतिक विधियां पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम कृत्रिम विधियों को पढ़ाएंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप नोट बनाते रहें। ये नोट आपका चेक भी होगा। थैंक यू।